सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी भर्ती का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टीसीएस के जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं तो उन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो टीसीएस है वही रेलवे का एग्ज़ाम लेती है। तो टीसीएस के द्वारा जो अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका 100% एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो जो है हिस्ट्री के रहेंगे और साथ साथ जियोग्राफी के रहेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1822 में अंग्रेजों के खिलाफ किस आदिवासी नेता ने रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए, रामोसी विद्रोह हुआ क्या था, है क्या, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो रामोसी विद्रोह एक आधुनिक भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ जो पश्चिमी घाट है वो महाराष्ट्र में फैला हुआ है, तो एक महत्वपूर्ण किसान और जनजाति विद्रोह था। यानी जो जनजाति किसान थे उनके खिलाफ था। ठीक है, यह मुख्य रूप से आर्थिक उत्पीड़न और अकाल के प्रति ब्रिटिश जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार, तो उसके उदासीन रवैये के खिलाफ एक हिंसक प्रतिक्रिया बनी थी। इसमें देखा जाए तो 2-3 चीज़ों का हुआ। जैसे पहले आजीविका का संकट आया था। तो जो रामोसी जनजात के लोग थे वह मराठा के काल में सेना और किलों की सुरक्षा में काम करते थे। पुलिस में, सेना में और किलों की सुरक्षा में, सेफ्टी में कार्य करते थे। लेकिन जब 1818 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आ गया। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें जो है जो रामोसी जनजात के लोग थे तो इनको जो है नौकरी से निकाल दिया, जिससे वे भूमिहीन हो गए। मतलब उनके पास कोई रोजगार नहीं बचा, भूमिहीन हो गए। ठीक है, तो उस समय अकाल भी पड़ा था। तो रामोसी समुदाय के जो लोग थे वह अपनी आजीविका के लिए फिर खेती का सहारा ले लिए। लेकिन उस अकाल के दौरान भी ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों पर जो है भारी लगान लगा दिया। भारी कर जिसको बोलते थे, तो वह 1822 के आसपास क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। लेकिन अंग्रेजों ने जो है इस पर कोई भी नसीहत नहीं दी, मतलब कोई भी ढील नहीं दी थी, जिसके वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हो गए थे और ये एक उग्रवादी बन गया था। और इन सब के जो नेता थे, मतलब कहा जाए मुखिया थे, वो कौन थे? चित्तूर सिंह थे। ये ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये अभी लेटेस्ट टीसीएस द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। वहीं पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया केशव चंद्र सेन भारत में निम्नलिखित में से किस सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो जो केशव चंद्र थे ये किसके थे? ब्रह्म समाज के थे। अब कैसे थे, आइए इसमें समझ लेते हैं। देखिए, जो ब्रह्म समाज था ये एक प्रकार का जो है समाज में जो कुरीतियाँ थी तो उनका विरोध करने वाला था। ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व था पहले राजा राम मोहन राय के कड़े प्रयासों के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का अवैध घोषित करके कानून पारित किया था। तो एक तो ये हो गया सती प्रथा। दूसरा महिला अधिकार के अंतर्गत था, जैसे समाज में बाल विवाह को रोकना, बहु विवाह और पर्दा प्रथा का विरोध किया। और उसके बाद जो विधवा का पुनर्विवाह होता है उस पर जोर लगाया और महिला की शिक्षा पर जो है इन्होंने पुरजोर लगाया। और जाति प्रथा का विरोध किया। इसमें जैसे जाति पात और छुआछूत जैसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, इनको जो है इस ब्रह्म समाज के द्वारा रोका गया। लेकिन आगे बात करते हैं, ब्रह्म समाज का जब विभाजन हुआ, यानी राजा राम मोहन राय जब 1833 में इनकी मृत्यु हो गई तो इस आंदोलन का जो मुखिया बने, कहा जाए नेता बने, तो वो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद इसमें केशव चंद्र सेन भी शामिल हुए थे और उन्हीं के प्रयासों के कारण यह आंदोलन जो है बंगाल से हट के, मतलब बंगाल से हट के नहीं, बंगाल के अलावा भी भारत के सभी राज्यों में जो है फैला।
ये आपका ब्रह्म समाज था। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारतीय सरकारी कानून द्वारा द्वैत शासन के स्थान पर प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? देखिए शुरू की गई, यहाँ पर शायद राइट आंसर नहीं बताए, तो ब्रह्म समाज इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्रह्म समाज के बारे में ही डिस्कस किए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारतीय सरकारी कानून द्वारा द्वैत शासन के स्थान पर प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो देखिए वो जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया है 4 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन 1855-56 के संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो जो संथाल विद्रोह था, तो उसके प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन मिल जाता है तिलका मांझी और सिंधो कान्हू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, देखिए संथाल विद्रोह क्या था, इनको 1857 की क्रांति के ठीक पहले यानी 55-56 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत का सबसे शक्तिशाली और संगठित जनजाति विद्रोह था। यह विद्रोह मुख्य रूप से आज के समय में कहा जाए तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जो है फैला था, यानी लड़ा गया था। और विद्रोह का कारण क्या था? भूमि का छीनना। जैसे अंग्रेजों के जो स्थायी बंदोबस्त की नीतियाँ थी, उसके कारण संथालों की पारंपरिक जो सामूहिक खेती की ज़मीन थी, उनके हाथ से निकल गई थी, यानी ले ली गई थी। तो ये एक कारण था। दूसरा था कि जो साहूकार थे, जमींदार थे, उनका शोषण। जैसे बाहरी लोग क्या थे, जिन्हें संथालू यानी दीकू कहते थे, तो क्षेत्र में आकर बस गए थे। वे महाजन और साहूकारों को जो थे संथालों को, उनको ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते थे, और जब कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उन पर जमीन और मवेशी, मतलब उनकी जो जमीनें थी, मवेशी थी, वो ले लेते थे, हड़प लेते थे। और एक कारण ये भी था कि जो ब्रिटिश प्रशासन थी, तो ब्रिटिश प्रशासन के काल में पुलिस और जो अदालत होती थी, तो उसमें संथालों की मदद करने की बजाय जो भ्रष्ट जमींदार होते थे, साहूकार होते थे, या कहा जाए कि जमींदार होते थे, तो उनका ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश प्रशासन साथ देती थी। इस वजह से ये भी एक कारण था। ठीक है, तो ये संथाल विद्रोह इन कारण से तैयार हुआ था। ठीक है, और इसके जो प्रमुख थे वो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे, प्रमुख नेता। वहीं पर आगे कहा जाए 5वें नंबर में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत सरकार के कानून ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे? तो जो ब्रिटिश भारत सरकार के कानून थी, वो कब हुआ था? तो उसकी बात करी जाए तो वो जो है 1773 का विनियम अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण थी? क्या द्वैत शासन, राज्य अपहरण नीति, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो देखिए जो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी 1857 के, तो विद्रोह का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण बनी थी, वह कौन सी थी? वह राज्य अपहरण नीति थी। उसमें क्या होता था कि राज्य को अपहरण कर लेते थे ये लोग। ठीक है ना, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 7वें नंबर में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी औपचारिक रूप से नरमपंथी और उग्रपंथी गुटों में विभाजित हुई थी? तो वो जो मतलब औपचारिक रूप से नरमपंथी और मतलब उग्रपंथी गुटों में विभाजित हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कब हुई थी? तो वो जो है यहाँ पर सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, उसके अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन के दौरान पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया था। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1757 में
हुए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत का प्रतीक था? तो वह कौन सा था? वह प्लासी का युद्ध था। इसके बारे में आप लोग डिटेल से ही जानते होंगे। बाकी 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस नारे को बाल गंगाधर तिलक ने लोकप्रिय बनाया था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोकप्रिय बनाया था, ठीक है, तो कौन सा था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यानी मैं इसे लेकर रहूंगा, इसको इन्होंने पॉपुलर बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली रेलवे लाइन 1853 में चालू हुई थी, लेकिन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई थी 1853 में? क्या पटना और गया, जयपुर और अजमेर, बॉम्बे और ठाणे, या फिर सूरत और भरूच? तो जो हमारी भारतीय उपमहाद्वीप में पहली रेलवे चालू हुई थी वह बॉम्बे और ठाणे के बीच जो है 1853 ईस्वी में चली थी, ठीक है। तो यहाँ पर बॉम्बे और ठाणे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में पश्चिमी घाट अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जो इस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी यानी अनायमुड़ी की उपस्थिति से चिन्हित है? तो वह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर केरल में जो है स्थित है, सॉरी, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब ये जो है जियोग्राफी के क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में नदी भू आकृति प्रक्रमों के संदर्भ में सिंधु गंगा के मैदान मुख्यतः किस विशिष्ट प्रकार के निपेक्षों की दीर्घकालिक संचय के कारण निर्मित हुए? तो किसके कारण निर्मित हुए? हिमालयी नदी प्रणालियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ जो तलछट थे उसके द्वारा, ठीक है, मुख्य रूप से। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पश्चिमी घाट जो है उस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर क्या मुल्लायन गिरी बाबा बुदन पहाड़ियाँ हैं, या फिर कहा जाए अनायमुड़ी जो अनायमलई पहाड़ियाँ हैं उसके अंतर्गत, या फिर महाबालेश्वर सरहदी पठार क्षेत्र, या फिर डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियाँ? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 14 का? तो अनायमुड़ी जो है पहाड़ियाँ ये आपका सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस शहर में मानसून वापसी सबसे अंत में होती है, यानी सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में मानसून वापस होती है? तो किस में होती है? तो चेन्नई में, चेन्नई में सबसे लास्ट में वापस होती है। और सबसे पहले आने की बात करें कि कहाँ पर आती है, तो वह केरल में, सबसे पहले मानसून केरल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है 16 नंबर में कि उत्तर पश्चिम भारत की लूनी नदी यानी लूनी नदी की कौन सी विशिष्ट जल निकासी विशेषता उसका सबसे अच्छा वर्णन करती है, सबसे बेस्ट, ठीक है, डिफाइन करती है? यह सीधे अरब सागर में प्रवाहित होती है, या फिर यह अपने मुहाने पर एक विशाल सुविकसित डेल्टा का निर्माण करती है, या फिर यह हिमनदों से पोषित होने वाली एकमात्र 12 मासी हिमालयी नदी है, या फिर यह समुद्र तक पहुँचे बिना रण क्षेत्र में एक अंतर्देशीय लवण कक्ष में समाप्त हो जाती है? तो जी हाँ, यही इसका सबसे अच्छा वर्णन है। ये जो समुद्र तक पहुँचे से पहले ही रण क्षेत्र में एक अंतर्देशीय लवण कक्ष में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है 17 नंबर में कि पूर्वी भारत का छोटा नागपुर पठार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन की प्रचुरता के लिए जाना जाता है, जो देश के उद्योग को सहयोग प्रदान करता है? यानी खनिज संसाधन की यहाँ पर बात की गई है। तो कोयला और लौह अयस्क के भंडार जो हैं, ये नागपुर पठार महाराष्ट्र के अंतर्गत जो आता है, तो उसमें विशेष रूप से ये कोयला और लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। और यही जो है
अपने कंट्री के उद्योग का सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट पूछा गया है 18 नंबर में कि चेरापूंजी और मौसिनराम दो ऐसे स्थान हैं जहां व्यापक रूप से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा की कहा जाए तो चेरापूंजी और मौसिनराम है। लेकिन ये स्थित कहाँ पर हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन मिल जाता है खांसी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो ये जो है खांसी की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पूछा जाए निम्नलिखित में से किस देश के साथ अरब सागर या हिंद महासागर की समुद्री सीमा साझा करता है, यानी जो आपका अरब सागर या कहा जाए हिंद महासागर है तो उसकी समुद्री सीमा किस देश के साथ साझा होती है। तो ऑप्शन मिल जाता है पहला ही मालदीव, तो मालदीव से जो है ये साझा करता है। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, यानी जो सरकार है तो वो किस केंद्र शासित प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। क्या वह नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप या फिर पुडुचेरी। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम ज़रूर बताएंगे। आप लोग अपने हिसाब से चाहे अपने नॉलेज के हिसाब से खोज करके या फिर किसी तरीके से इसका राइट आंसर देखिए। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग जो है जीको को लेकर अपने एग्ज़ाम को लेकर कितना सीरियस हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ये आपके लिए आज का क्विज है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट